नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आप सभी के लिए जेटेट परीक्षा 2024-25 की तैयारी को लेकर के। तो जो भी शिक्षक बंधु जेटेट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए देखिए सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात क्या होगी कि देखिए पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको सोचना पड़ता है कि किस पुस्तक को पढ़ें, कहाँ से नोट्स लें और क्या पढ़ें कि कम समय में अच्छा तैयारी करके यहाँ पर रिजल्ट ला सके, क्योंकि जेटेट परीक्षा बार बार आयोजित नहीं होती है और एक बार समय जाने के बाद दोबारा आपको नहीं मिलता है। तो इस कड़ी में हम आपके लिए बता देते हैं जेटेट परीक्षा के लिए अभी जो जैक एग्ज़ाम लेगी, ठीक है। और अभी देखिए जितना भी जैक एग्ज़ाम ले रही है आप सभी ने प्रश्न पत्र को देखा भी होगा, नहीं भी देखा होगा तो आपको मिल जाएगा, देख लीजिएगा। जेसीईआरटी किताब जो जैक सरकारी विद्यालयों में फ्री में पढ़ने के लिए देती है, वहाँ से भर भर के प्रश्न लेकर के आती है और यहाँ पर विद्यार्थी जो होते हैं बहुत ऊंचे स्तर की पढ़ाई की तैयारी करते रह जाते हैं और वो सभी यहाँ पर फ्लॉप करते हैं। और जो यहाँ पर जेसीईआरटी जैक की किताब का हूबहू प्रश्न पढ़ के चले जा रहे हैं उनका यहाँ पर रिजल्ट बहुत ही अच्छा हो रहा है, जिसका प्रमाण भी हमने यहाँ पर अभी जो परीक्षा हुआ उसका सभी को हमने यहाँ पर जो नोट्स मिला हुआ था, नोट्स दिए थे उसको हमने अंडरलाइन करके भी भेज दिया था। लगभग देखिए आपको यहाँ पर 80% 85% प्रश्न जो है आपके जेसीईआरटी जैक की किताब से हूबहू सिंपल प्रश्न भिड़े हुए थे। तो आपका जेटेट में भी आएगा, लेकिन अब आपकी बारी है कि आप क्या डिसाइड करते हैं, ठीक है। यदि आप कहीं से गाइड लेके पढ़ रहे हैं तो गाइड तो देखिए बहुत ही आपको कमज़ोर बना देगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा पढ़िएगा बहुत कम आएगा। आप जेसीईआरटी किताब का अगर आपके पास समय है तो नोट्स बनाइएगा, और यदि नोट्स नहीं बना पाते हैं तो देखिए हम आपके लिए इसी कड़ी पर काम करते हैं। हम आपको सारे नोट्स पीडीएफ और वीडियो यहाँ पर जेसीईआरटी जैक के किताब का हर चैप्टर क्लास 6 से लेकर के 11 तक, अभी 10 तक तो देखिए कंप्लीट है, 11 का बन रहा है, 10 तक से ही आपका ऐसे जेटेट परीक्षा में रहेगा। तो 10 तक का 100% कंप्लीट नोट्स हर चैप्टर से मिलेगा। और अभी हर जिस चैप्टर से आएगा अगर एग्जाम में प्रश्न तो उस चैप्टर से वहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में रहेगा ही रहेगा। तो ये हैंड रिटेन नोट्स है, आपको अब पूरा अंदर से निचोड़ करके बनाया गया है। इसकी प्रामाणिकता भी हो गई है अभी परीक्षा में बहुत हद तक, यानी 85-90% प्रश्न उसी नोट से भिड़े भी थे। तो आप सभी देख भी लिए होंगे। जो शिक्षक अभी तक नहीं जुड़े हैं आप जुड़ जाइएगा, हैंड रिटेन नोट्स लेकर के जरूर पढ़ लीजिएगा। अभी आपको सिर्फ यदि 1 से 5 शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं तो 500 रुपये में आपको यह मिलेगा, और 6 से 8 शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं तो यह आपको 500 रुपये मिलेंगे। और दोनों शिक्षक अगर एक साथ जुड़ देंगे तो उनको सिर्फ 700 रुपये में यहाँ से हम प्रोवाइड करते हैं ये सारे नोट्स, और उसके साथ साथ फ्री क्लासेज भी रहती है, ठीक है। तो क्लासेज भी आपको है, नोट्स भी आपको है, उसमें बात करने की सुविधा भी है, जिससे आप 100% यहाँ से स्कोर करेंगे। चलिए चलते हैं आगे का 7 लेकर के आए हुए हैं, ठीक है। इसके पहले आपने 1 से 6 तक नहीं देखा होगा तो आप सभी अवश्य देख लीजिएगा, क्योंकि यह जैक मॉडल प्रैक्टिस सेट है। मतलब झारखंड के राज्य सरकार के जो पाठ्यक्रम बनाए गए हैं उस पर आधारित प्रश्नों का इसमें समावेश सभी में किया जा रहा है, जो कि आपका यहाँ पर सिलेबस में भी दिया गया है कि राज्य सरकार द्वारा आधारित पाठ्य पुस्तक से होंगे, ठीक है। तो यदि आप राज्य सरकार का पाठ्य पुस्तक है तो आप उससे पढ़ लेंगे, तैयारी कर लेंगे, अच्छे प्रश्न भिड़ेंगे। और आपके पास नहीं है तो आप यहाँ से सारे नोट्स और पीडीएफ एक बार लेकर के और वीडियो सब कुछ देख लीजिएगा, सिर्फ और सिर्फ 500 रुपये में दिए जा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए देखिएगा, यहाँ पर जो आपका है प्रश्न है, राम सच्चा आदमी है यह किस प्रकार का विशेषण है। बताना है कि राम सच्चा आदमी है यह किस प्रकार का विशेषण है, ठीक है। गुणवाचक विशेषण है, संख्यावाचक विशेषण है, परिमाणवाचक विशेषण है, या नीचे में दिया गया है सार्वनामिक विशेषण है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर राम सच्चा आदमी है, यही आपसे कहा गया था ना, राम सच्चा आदमी है। इसमें जो विशेषण है वो कौन है, सच्चा है। वो कौन है, सच्चा। बताइए सच्चाई क्या चीज़ होता है। ये सच्चाई अगर किसी इंसान में है तो क्या चीज़ है। तो ये सच्चाई का अगर है तो आप कहते हैं कि उसमें एक गुण है, उस व्यक्ति में एक गुण है कि वह सच्चा बोलता है। बोलते हैं ना कि नहीं बोलते हैं, बोलते हैं आप लोग। तो जिसमें लगे कि उस व्यक्ति में यह गुण वाली बात कह रहा है तो आपको गुणवाचक विशेषण में डालना है। किस में डालना है, गुणवाचक विशेषण में डालना है, ठीक है। उसी तरह से कभी कभी आप लोग कहते हैं कि वह राम जो है ईमानदार आदमी है, ठीक है। आप कह लें कि राम ईमानदार आदमी है। ये ईमानदारी आप क्या उसका बता रहे हैं, बताइए। तो राम का आप गुण बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, राम का गुण बता रहे हैं। तो जिस विशेषण में अगर गुण बताया जा रहा होगा ना तो उसको आप सीधे गुणवाचक विशेषण में ले जाइएगा, ठीक है। गुणवाचक विशेषण किस में है, ए में है, इसलिए इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। तो गुण वाली चीज़ों को हम लोग गुणवाचक विशेषण में लेकर के चलेंगे तो गुणवाचक विशेषण हो जाएगा, क्लियर। चलिए अगला देखिएगा, तो राइट आंसर ए हो गया। इमली खट्टा है यह किस प्रकार का विशेषण है। बताइए, इमली खट्टा है यह किस प्रकार का विशेषण है। संख्यावाचक, परिमाणवाचक, गुणवाचक
और नीचे एक ऑप्शन है सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, देखिए इमली, इमली खट्टा है, यही लिखा हुआ है। ठीक है, आप हमें बताइएगा इमली का गुण है, इमली की क्वालिटी, इमली का गुण है कि वो क्या होता है, खट्टा होता है ना, खट्टा होता है। तो इमली खट्टा है, इमली खट्टा है, तो इमली का ये गुण है खट्टा होना। तो खट्टा ये किस चीज़ में जा रहा है, तो गुण में जा रहा है। किसका गुण है, इमली का गुण है। तो गुण में जा रहा है तो इसको किस में डालिएगा, गुणवाचक विशेषण में डालिएगा। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्लियर। चलिए अगला, वह बीमार है, वह बीमार है, यह किस प्रकार का विशेषण है, सार्वनामिक, संख्यावाचक, गुणवाचक या परिमाणवाचक। ठीक है, वह बीमार है। क्लियर। देखिए बीमार है तो कभी कभी आप देखिए, कभी कहते होंगे कि उस आदमी में वो गुण है ना कि वो हमेशा बीमार रहता है, बीमार रहता है। तो ये भी एक गुणे में जा रहा है, यह भी एक गुण में ही जा रहा है कि आदमी का गुण है कि वह हमेशा बीमार रहता है, हमेशा तनाव में रहता है, हमेशा सोते रहता है, हमेशा। तो ये सब कोई गुण बता रहा हो तो गुणवाचक में डालिएगा। तो वह बीमार है, बीमार गुण है, गुणवाचक विशेषण में चला जाएगा। ठीक है, देखिए आपको बता देते हैं, विशेषण से एक प्रश्न तो आता ही है ग्रामर सेक्शन के अंतर्गत। अब विशेषण का पूरा टॉपिक हम आपको बता दिए हैं, पूरा टॉपिक पढ़ा दिए हैं। ठीक है, हम तो ये आपके लिए जैक मॉडल का प्रैक्टिस सेट लेके आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर टोटल चीज़ आपको पढ़ाया हुआ है, जिसमें आपको देख लेने के बाद यहाँ से बाहर प्रश्न जाता ही नहीं है, जाता ही नहीं है, बस यही जानिएगा। ठीक है, क्योंकि हम आपके लिए स्पेशल यहाँ पर बनाते हैं हैंड रिटेन नोट्स। कहीं भी हैंड रिटेन नोट्स आपको उपलब्ध नहीं है, सब पीछे का बनाया हुआ पढ़ रहे हैं। और ये जितना कित देख रहे हैं ना, ये JCRT किताब से ये प्रश्न निकला हुआ है, चाहे वो 6, 7, 8, 9, 10 से ही निकला हुआ है, बाहर का है ही नहीं प्रश्न एक भी। तो आप सभी यहाँ पर JCRT किताब को ही पढ़ के जाइएगा। देखिए बार बार पेपर में भी आ रहा है कि राज्य सरकार द्वारा पाठ्यपुस्तक पर आधारित प्रश्न। यदि आप बाहर का बहुत सा प्रैक्टिस सेट अगर खरीद लिया, खूब पढ़ रहे हैं, तो वो आप बीमार हो रहे हैं, आप भी बीमार हो रहे हैं। ठीक है, कुछ नहीं आने जाने वाला है, देखते रह जाइएगा, कुछ नहीं आएगा, आएगा तो यहीं से आएगा। ठीक है, तो सभी को जुड़ जाइए, तैयारी कर लीजिएगा। ठीक है, खून पसीना एक करना मुहावरा का अर्थ है, खून पसीना एक करना मुहावरा का क्या अर्थ है, बहुत पीटना, बहुत माथा पीटना, बहुत कठिन परिश्रम करना, पागल हो जाना। ठीक है, आपके एग्जाम में मुहावरा एक ऑलरेडी रहेगा, इसमें कोई शक मत रखिएगा, मुहावरा आपका छपेगा ही छपेगा। तो आप मुहावरा सेशन को देख लीजिएगा। ऐसे मुहावरा सेशन का हमने इंपॉर्टेंट प्रश्न बना दिया है, जो कि अभी तक विभिन्न राज्यों के शिक्षक पात्रता परीक्षा और फिर जैक के द्वारा विभिन्न, जैसे 6, 7, 8, 9, 10 का जो आपका जो 8, 9, 10 सब एग्जाम होता है, उससे मुहावरा का हमने कलेक्शन कर दिया है, आप यहाँ से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो खून पसीना एक करना का मतलब हो गया बहुत कठिन परिश्रम करना। ठीक है, गड़े मुर्द उखाड़ना मुहावरा का क्या अर्थ है, गड़े मुर्द उखाड़ना मुहावरा का क्या अर्थ है आपको बताना है। ठीक है, मरल आदमी को जिंदा कर देना, पुरानी और भूली बातों को याद करना, कठोर व्यक्ति सरल भाव अपनाना। ठीक है, मरल आदमी को जिंदा करना ये तो बिल्कुल गलत है, पुरानी और भूली बातों को याद करना। देखिए आप लोग कभी कभी देखते होंगे, कहते हैं गड़ा मुर्द उखाड़ दिया, मैंने कुछ ऐसा मुद्दा होता है जो गड़ा हुआ था, जो छिपा हुआ था बहुत दिनों से, साल से, 2 साल, 10 साल से, जो बात आप जानते होंगे जिस पर लड़ाई झगड़ा चलते हैं, वो सब छिपा हुआ रहता है, लेकिन कोई व्यक्ति आकर के उस बात को फिर से समाज के बीच में उभार देता है। ठीक है, तो इसे वो कहते हैं कि आदमी तो गड़ल मुर्दा कबार दिया, यानी पीछे के बात को याद दिला दिया, पुरानी बात को याद दिया, भुला हुआ बात को याद दिला दिया, इसी को कहते हैं गड़े मुर्द उखाड़ना। ठीक है, तो राइट आंसर इसका बी होगा, पुरानी और भूली बातों को याद कराना। ठीक ना। चलिए अगला देखिएगा, चादर से बाहर पाँव पसारना का क्या होगा, चादर से बाहर पाँव पसारना का अर्थ है। ठीक है, अधिक आय होना, आमदनी कम हो जाना, पराक्रम करना, आमदनी से अधिक खर्च करना। ठीक है, तो चादर से बाहर पाँव पसारना पुरानी कहावत है कि जितनी आय हो उतना ही खर्च करो। ठीक है, तो अगर आप कमाते हैं 4 आना और खर्च करते हैं 8 आना, ठीक है, तो इसको कहते हैं चादर से बाहर पाँव पसारना। ठीक है, मतलब आमदनी से अधिक खर्च करना। विद्यालय में बच्चों को रोकने के लिए आवश्यक है, विद्यालय में बच्चों को रोकने के लिए क्या आवश्यक है, विद्यालय में बच्चों को रोकने के लिए क्या आवश्यक है, साफ सुथरा कपड़ा, खाने का प्रबंध, शैक्षिक प्रबंध, अपनत्व का अवतरण। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पर शिक्षक हैं, आपसे शिक्षक बनने जा रहे हैं, बताइए इसमें से क्या सही होगा। विद्यालय में बच्चा को रोकना है, बच्चा आता है विद्यालय में रुक नहीं रहा है, क्या कारण है, कैसे रोकिएगा। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट यहाँ पर जो आ रहा है वो साफ़ सुथरा कपड़ा तो ये आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, खाने का प्रबंध नहीं है,
शैक्षणिक भ्रमण ये चल सकता है। लेकिन सबसे देखिए यहाँ पर जो CDP होता है ना, उसमें देखिए इसी तरह से आपको भुलाया जाता है। और ये जो जिस प्रकार के शिक्षक होते हैं वैसे ऑप्शन को ढूंढ लेते हैं, और जब एग्ज़ाम देके निकलेगा तो आप भी अपना तर्क सही दीजिएगा, वो भी अपना तर्क सही देंगे, अगला भी अपना तर्क सही देगा। लेकिन सबसे सूटेबल तर्क को यहाँ पर लाना है। इसके अनुसार बहुत सही हो सकता है, लेकिन सबसे सूटेबल तर्क को वहाँ पर रखना पड़ता है। ठीक है, तो विद्यालय में बच्चों को रोकने के लिए सबसे जो आवश्यक है, बच्चों में अपनत्व का वातावरण। आप उस बच्चा को अपना जैसा लगने लगेगा, अगर विद्यालय में उसको अपनत्व का वातावरण दीजिएगा तो वो वहाँ पर रुक जाएगा। ठीक है, तो बच्चों को रोकने के लिए आवश्यक है अपनत्व का वातावरण। ठीक ना, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, अपनत्व का वातावरण जिस विद्यालय के शिक्षक बच्चों के अंदर बना सकते हैं, उतना ही अच्छा से प्रारंभिक विद्यालय के बच्चे वर्ग में ठहर सकते हैं। बच्चों को किस में आनंद आता है? बच्चों को किस में आनंद आता है? स्वयं करके सीखने में, प्रेरणादायक शिक्षण से, मित्रतापूर्ण व्यवहार से, उपरोक्त सभी। ठीक है, तो बच्चों को आनंद आता है स्वयं करके सीखने में। जैसे कोई बच्चा है, उसको आप कुछ सिखा रहे हैं, दिखा रहे हैं, तो वो आपसे लूट लेगा, कहेगा दीजिए ना, हम करते हैं, हम करते हैं। तो वो स्वयं करके सीखने में आनंद लेता है। प्रेरणादायक शिक्षण से, इसमें भी बच्चों का आनंद आता है, कुछ कुछ प्रेरणा आप दे दीजिएगा तो ऐसा काम करने लगता है और उसको मज़ा भी आता है काम करने में। मित्रतापूर्ण व्यवहार से, अगर बच्चों को मित्रतापूर्ण व्यवहार के जैसा, अपनत्व के जैसा बना करके यदि सिखाइएगा तो उसमें भी उसको आनंद आता है। यानी राइट आंसर इसका उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर इसका उपरोक्त सभी हो जाएगा। देखिए यहाँ पर हम आपके लिए देखिए इसी तरह से यहाँ पर डिटेल्स नोट भी कर देते हैं कि जिससे आपको किसी तरह का दिक्कत नहीं हो। जो भी यहाँ से PDF ले रहे हैं सबको इस तरह से मिलता है। बच्चा को आनंद स्वयं किसी कार्य को करके सीखने में उपयोगी होता है और आनंद लेता है। प्रेरणादायक शिक्षण से, मित्रतापूर्ण व्यवहार से, सभी में बच्चों को आनंद ही आनंद आते रहता है। ठीक है, चलिए, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो आपका है अवस्था के बारे में, जिन प्याजे के लिए जो 4 अवस्था हैं उसमें क्या है, पहला था आपका संवेदीगामक अवस्था। ठीक है, उसके बाद था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, उसके बाद एक मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और अगला है अमूर्त। यही 4 अवस्था के बारे में बताया गया है ना। देखिए 4 अवस्था में से हर बार आप देखिएगा, जैक ने अभी जो आकलन एग्जाम लिया दोनों में एक एक प्रश्न पूछा हुआ है। ठीक है, इस अवस्था को आप लोग याद रख लीजिए। जैसे आप लोग उधर एक वृद्धि और विकास में एक अवस्था पढ़ रहे हैं, कौन कौन अवस्था पढ़ते हैं, तो शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, वृद्धावस्था, ये 4 को पढ़ते हैं ना वृद्धि और विकास के अंतर्गत। तो यहाँ पर जीन पियाजे के विकास के लिए, शैक्षणिक विकास के लिए यहाँ पर 4 अवस्था दी गई है। ठीक है, वो 4 अवस्था में पहला है संवेदीगामक अवस्था, संवेदीगामक अवस्था एक है। उसके बाद है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। फिर है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और एक है अमूर्त। 4 हो गया। इसका एज है 0 से 2 ना, फिर याद रखिएगा 2 से 7, फिर याद रखिएगा 7 से 11 और फिर 11 से ऊपर, इसे वो कहते हैं। ठीक है, तो अगर पूछे संवेदीगामक की अवस्था कितनी होती है, तो 0 से 2 वर्ष। पूर्व संक्रियात्मक की अवस्था कितनी होती है, तो 2 से 7 वर्ष। मूर्त का कितना होता है, 7 से 11, अमूर्त का 11 से ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा है आपको पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है तो जन्म से 24 माह यानी 0 से 2 वर्ष, यही हो गया ना। तो ये तो संवेदीगामक अवस्था हो गया। 2 से 7 वर्ष, तो यही तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था हो गया। 7 से 11 मूर्त संक्रियात्मक अवस्था हो गया, 11 से ऊपर अमूर्त हो गया। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। इसको एकदम देखिए आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से एगो संज्ञानात्मक विकास से आपका प्रश्न होगा। ठीक है, पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का होगा। देखिए पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था कौन सी, देखिए आ गया। तो 4 को याद रखिएगा। पहला है आपको कौन, पहला है आपको संवेदीगामक अवस्था, दूसरा है आपको पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा है आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और चौथा है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, देखिए यहाँ तो हमने आपको सजा करके दिया है, लेकिन जब आप एग्जाम में जाएंगे तो आपको ऊपर नीचे रहेगा। ठीक है, किसी का चौथा में, किसी तीसरा में। तो पहला है संवेदीगामक, क्लियर, दूसरा पूर्व, तीसरा मूर्त और चौथा अमूर्त। तो यहाँ पर संज्ञा तृतीय अवस्था पूछा है, ये पहला अवस्था, दूसरा अवस्था तृतीय, तो तृतीय में मूर्त होगा, राइट आंसर इसका सी होगा। ठीक है, तृतीय में मूर्त होगा, राइट आंसर इसका सी होगा।
पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था को इंगित करता है। देखिए प्रश्न वही है, सिर्फ कभी बाएं कभी दाएं कभी ऊपर कभी नीचे करके आपसे पूछ रहा है। ठीक है, पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था को इंगित कर रहा है। तो संज्ञानात्मक विकास का कै गो अवस्था भी आपको हम बताएं, 4 गो बताएं। तो 2 से 7 वर्ष वाला तो पहला था क्या चीज़, 0 से 2, ये संवेदीगामक था। दूसरा क्या है 2 से 7, तो ये आपका क्या है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है। फिर क्या है 7 से 11, तो ये मूर्त है और बाकी अमूर्त है। ठीक है, तो आपसे पूछा क्या है 2 से 7 वर्ष, तो 2 से 7 वर्ष किस में जाएगा, ये आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में चला जाएगा। चारों अवस्था को लिख लीजिएगा और इसका नोट्स भी आपको दे दिया गया है। जो हमारे पास पुराने पहले से जुड़े हुए हैं उनको नोट्स भी दे दिया गया है। ठीक है, देखिए आप सभी शिक्षकों से एक हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो भी पुराने शिक्षक जिनका 2024 में एडमिशन हुआ था, देखिए वो भी उनका एनुअल वार्षिक प्रीमियम चल रहा है। आप सभी में से बहुत से शिक्षक अब तक जो नहीं जमा किए हैं वो 100 रुपये का वार्षिक प्रीमियम राशि अवश्य जमा कर दें, क्योंकि परीक्षा देखिए अब जेटेट का बहुत नज़दीक है और उसको जमा नहीं करने पर आपको समस्या हो सकती है। तो आप सभी देखिए वीडियो देखने के बाद भी यदि गौन बने हुए हैं तो अच्छा बात नहीं है, आप सभी कर लेंगे। ठीक है, और जो भी शिक्षक अभी पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, हम बता देते हैं कि यहाँ से बाहर प्रश्न आज तक जैक का मेरा नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा है। ठीक है, आप अगर जो जितना प्रैक्टिस सेट आप पढ़िएगा ना, उतना अगर यहाँ पर देख लीजिएगा तो इसमें बहुत कम प्रश्न है। आपको बता दें बहुत कम प्रश्न है और बार बार भिड़ रहा है, बार बार भिड़ रहा है। इसीलिए हमने यहाँ पर प्रयास किया आपको देखिए हैंड रिटेन नोट्स बनाने का, जिससे कि आपको कम पढ़ना पड़े और अधिक परीक्षा में भिड़े। ठीक है, तो आप सभी कम पढ़ के अधिक अगर यहाँ पर अंक लेना चाह रहे हैं तो आप JCERT जैक किताब का संपूर्ण नोट्स लेकर के एक बार देख लीजिए। आपको 2 से 3-4 दिन भी समय बचता है, पढ़िएगा तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, क्योंकि नोट्स में प्रश्न बहुत कम है और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो आप सभी ले लीजिएगा। अगर मोबाइल नंबर किन्हीं को दिक्कत हो तो आप सभी याद कर लीजिएगा 9631054226, इसी पर आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, गगनचुंबी में कौन सा समास है। गगनचुंबी में कौन सा समास है। ठीक है, गगनचुंबी में कौन सा समास है, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास। ठीक है, देखिए जिन सज्जन को जिनको भी यहाँ समास का प्रॉब्लम होता है, समास का प्रॉब्लम होता है, ठीक है, तो समास के लिए ऐसा मैंने देहाती ट्रिक बना हुआ, ऐसा छोटा छोटा ट्रिक बना हुआ है कि जिसको देखने के बाद आज के बाद आप समास एकदम मैंने पकड़ने लगिएगा। ठीक है, और समास आपको हर बार यहाँ जो इतने भी शिक्षक परीक्षा दे रहे हैं सबको पकड़ा जाता है। तो इसका PDF पूरा बना हुआ है, पूरा नोट्स बना हुआ है, तो आप सभी यहाँ से जुड़ करके तैयारी के लिए लग जाइए, चाहे वो हिंदी हो, चाहे CDP हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे मैथ हो, सब सेशन का यहाँ पर कंप्लीट कर दिया गया है। ठीक है, तो आप सभी जुड़ेंगे ना। देखिए गगनचुंबी, इसको कैसे पहचानिएगा आप, सब समास का पहचान बताया गया है, जो जुड़ेंगे उनको यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। नोट्स देख लेंगे, बाकी प्रैक्टिस कर लीजिए। देखिए गगनचुंबी, इसका समासिक विग्रह आप करेंगे। ठीक है, तो क्या होगा, गगन को चुंबने वाला, गगन को चुंबने वाला। ठीक है, जब आप समासिक विग्रह किए तो इसमें देखिए कारक चिन्ह आया, क्या आया, कारक चिन्ह। ठीक है, तो आप याद रखिएगा जिसका समासिक विग्रह करेंगे और उसमें कारक चिन्ह आ गया ना, कारक चिन्ह, तो वो उसको आप तत्पुरुष समास में डालिएगा, तत्पुरुष समास में डालिएगा ना। किस में डालिएगा, तत्पुरुष समास में डालिएगा। याद रखिएगा कि यदि हम समास का विग्रह करेंगे और उसमें कारक चिन्ह आएगा, उसको हम लोग यहाँ पर तत्पुरुष समास में डालेंगे। तो इसके लिए आपको कारक पाठ को याद कर लीजिएगा, और नहीं याद कर पाते तो कारक को पूरा हम अच्छी तरह से आपको यहाँ पर पढ़ा दिए हैं, देख लीजिएगा। ठीक है, कारक जब आपका क्लियर होगा तो ये तत्पुरुष समास आपका क्लियर हो जाएगा ना। तो ये तत्पुरुष समास इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखिएगा, चौराहा में कौन सा समास है। चौराहा में कौन सा समास है, अव्ययी भाव, कर्मधारय, द्विगु या द्वंद्व। ठीक है, तो चलिए समास बताने के पहले उसका विग्रह कीजिए। चौराहा का मतलब हो गया 4 राहों का समाहार, जहाँ 4 गो रास्ता मिलता है उसको हम लोग चौराहा कहते हैं। ठीक है, ये 4 क्या चीज़ बताइएगा, तो 4 आपका संख्यावाचक है, संख्या बता रहा है। क्या बता रहा है, संख्यावाचक, संख्या बता रहा है। ठीक है, अब देखिएगा संख्या बताने वाला, तो और यहाँ पर एक समास देखिएगा द्विगु, द्विगु, द्विगु मतलब होता है 2 गो, द्विगु मतलब होता है 2 गो। ये 2 भी क्या बता रहा है, संख्या बता रहा है। ठीक है,
तो संख्या बताने वाला जो समास रहेगा, संख्या बताने वाला, अगर आप समास का विग्रह करिएगा, संख्या बता रहा है तो उसको आप द्विगु समास में डाल दीजिएगा। किस में डाल दीजिएगा? द्विगु समास में एकदम डाल दीजिएगा, ठीक है। लेकिन इसका कुछ नोट्स याद रखिएगा, अगर उसका विशेष अर्थ निकल रहा हो, कभी कभी संख्या होते हुए भी विशेष अर्थ निकल जाता है, तो जिसमें विशेष अर्थ निकलेगा उसको बहुब्रीहि में डाल दीजिएगा, ठीक है। किस में डाल दीजिएगा? बहुब्रीहि में डाल दीजिएगा, ठीक है। चलिए अब देखिएगा यहाँ पर चौराहा, चार राहों का सम है, यहाँ पर देखिएगा ये संख्यावाचक है, द्विगु समास है। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न है, बुढ़ापा किस प्रकार की संज्ञा है? आपको बताना है बुढ़ापा किस प्रकार की संज्ञा है, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक या कोई नहीं। देखिए कितने जगह प्रश्न आए हैं, ठीक है। तो ये सारा चीज़ आपको अभी जो भी जुड़ेंगे उनको हम लास्ट में यहाँ पर रिवीजन भी अभी आपको एक बार करवाएंगे जैसे एग्जाम घोषणा होती है। यहाँ पर तो कमेटी ने देखिए अनुशंसा कर दी है, कमेटी ने अनुशंसा कर दी है कि आपका यहाँ पर सिलेबस क्या किया जाएगा, चेंज किया जाएगा। 5 मार्च के बाद आता समाप्त की जाएगी, कठिनाई स्तर भी समाप्त कर दिया गया है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है। अब आप यहाँ से आसानी से जेटेट पास कर सकते हैं, सिर्फ यहाँ 10 से 15-20 दिन कड़ी मेहनत कर लेते हैं तो आपको निकल जाएगा, क्योंकि जैक का किताब में बहुत हल्के हल्के प्रश्न आपको दिए गए हैं, ठीक है। तो आप यहाँ से देखिएगा। तो देखिए वैसा संज्ञा जो किसी का अवस्था को बता रहा हो, ठीक है। अवस्था यानी बुढ़ापा है, जवानी है, ये है बचपना है, अवस्था को बता रहा हो तो उसको हम लोग यहाँ पर भाववाचक संज्ञा में डालेंगे। तो बुढ़ापा जो है आपको भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत चला जाएगा। मिठास किस प्रकार की संज्ञा है? मिठास किस प्रकार की संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या द्रव्यवाचक, ठीक है। तो जिसका गुण, किसी का गुण अगर बताया जा रहा है यहाँ पर, तो मिठास एक यहाँ पर स्वाद, ठीक है, स्वाद का भी जो बताया जा रहा है स्वाद, तो यहाँ पर हो गया, यहाँ पर स्वाद वाली चीज़ें जो बताई जाएगी वो भी आपको यहाँ पर भाववाचक के अंतर्गत जाती है, ठीक है। तीता, खट्टा, मीठा, ये सभी भाववाचक संज्ञा है, यानी सिर्फ आप खुद अनुभव कर सकते हैं कि आपको कैसा लगा, किसी को व्यक्त नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो वैसी चीज़ें जो खुद आदमी अनुभव कर सकता है वो किसी को व्यक्त नहीं कर सकता है, तो वो भाववाचक संज्ञा होता है। राइट आंसर इसका भाववाचक संज्ञा होगा। शिक्षक किस प्रकार की संज्ञा है? शिक्षक किस प्रकार की संज्ञा है, ठीक है। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या कोई नहीं, ठीक है। शिक्षक जो है यहाँ पर पूरे शिक्षक जाति का बोध करा रहा है, अगर शिक्षक कहें तो वो पूरे शिक्षक जाति का बोध करा रहा है, एक जाति का बोध करा रहा है, इसलिए जातिवाचक में जाएगा, ठीक है। लेकिन यही नाम लेकर के बोल दे कि सुरेश शिक्षक, सुरेश शिक्षक, तो ये पूरा नाम के साथ अगर रहेगा तो इसको हम लोग व्यक्तिवाचक में डालेंगे, क्योंकि एक व्यक्ति के बारे में बता रहा है, ठीक है। तो केवल शिक्षक कहे तो जातिवाचक, सुरेश शिक्षक कहे तो व्यक्तिवाचक। क्लियर। चलिए अगला देखिएगा, सीखने की प्रक्रिया में एक विद्यार्थी बार बार गलती करता है, कौन सा कथन सर्वोत्तम होगा? कोई बच्चा सीख रहा है और उस प्रक्रिया में बार बार गलती कर रहा है, तो कौन सा कथन सर्वोत्तम है आपको बताना है, ठीक है। विद्यार्थी को कभी भी त्रुटि नहीं करना चाहिए, त्रुटि अधिगम प्रक्रिया का एक भाग है। विद्यार्थी की लापरवाही के कारण त्रुटियाँ होती है, कभी कभी विद्यार्थी त्रुटि कर सकता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो सबसे सूटेबल आपको आ रहा है कि विद्यार्थी को कभी त्रुटि नहीं करना चाहिए, ये तो गलत है, त्रुटि अधिगम प्रक्रिया का ही एक भाग है। तो देखिए यहाँ पर त्रुटि एक आ रहा है कि अधिगम प्रक्रिया का एक भाग है, ये बिल्कुल सही है कि सीखने में त्रुटि ऐसा चीज़ है जो आदमी अधिगम कर रहा है, लर्निंग कर रहा है, उसका एक भाग है, इसका एक पार्ट है जहाँ पर त्रुटि होगा ही होगा। राइट आंसर जो है आपका बी ही होगा, ठीक है। सीखने के वे कौन सा कारक है जो सीखने को प्रभावित करते हैं? कौन सा वो कारक है जो सीखने को प्रभावित करते हैं, यानी कोई जल्दी सीख लेता है, कोई मध्यम स्तर से सीखता है, तो कौन सा कारक है, कौन सा फैक्टर है जिसके कारण कोई जल्दी सीख लेता है, कोई बात से सीखता है, कोई सीख ही नहीं पाता है, ठीक है। शिक्षार्थी ऑप्शन है, शिक्षणार्थी का शारीरिक एवं मानसिक विकास, प्रेरणा और उपलब्धि का अभिप्रेरण स्तर, उत्सुकता और इच्छा शक्ति, उपरोक्त सभी, ठीक है। तो देखिए शारीरिक और मानसिक विकास तो यहाँ पर सीखने में योगदान है ही, प्रेरणा भी योगदान है, उत्सुकता और इच्छा शक्ति भी सीखने का परिणाम है। जिसकी इच्छा शक्ति जितनी ज़्यादा रहेगी वो जल्दी सीखेगा, जिसकी इच्छा शक्ति नहीं रहेगी वो नहीं सीखेगा। जिसमें उत्सुकता होगा वह जल्दी सीखेगा, जिसमें उत्सुकता नहीं होगा जल्दी नहीं सीखेगा। यानी राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। महीना में एक बार होने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? महीना में एक बार होने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? वार्षिक, अर्धवार्षिक, दैनिक या मासिक, ठीक है। तो महीना में एक बार होने वाले के लिए हम लोग कहते हैं मासिक। क्या कहते हैं? मासिक, ठीक है। मासिक मतलब महीना में एक बार होना। जो बहुत बोलता है उसको क्या कहते हैं? जो बहुत बोलता है उसको क्या कहते हैं? मितभाषी, वाचाल, बोलशौक या कोई नहीं, ठीक है। तो
तो जो बहुत बोलता है उसको वाचाल, जो बहुत कम बोलता है उसको मितभाषी, और जो बोलने का शौकीन उसको बोलशौक कहते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर इसका यहाँ पर जो बहुत बोलता है उसको वाचाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वाचाल हो जाएगा। 100 वर्ष का समय को क्या कहते हैं? वार्षिक, अर्धवार्षिक, शताब्दी या मासिक। ठीक है, 100 वर्ष का समय ना, 100 वर्ष का समय को वार्षिक मतलब क्या होता है? 12 महीना को। अर्धवार्षिक मतलब क्या होता है? 6 महीना को। शताब्दी मतलब क्या होता है? 100 वर्ष को। शताब्दी मतलब 100 वर्ष को, और मासिक मतलब 1 महीना को। ठीक है, याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर शताब्दी हो जाएगा। ठीक है, राम बाजार जाता है यह किस काल का उदाहरण है? राम बाजार जाता है यह किस काल का उदाहरण है? संदिग्ध भूतकाल, संदिग्ध वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल या सामान्य वर्तमान काल। ठीक है, देखिए काल को पहचानना है, यहाँ से प्रश्न आता है। तो सबसे पहले काल को पहचानने के लिए हम लोग लास्ट वाक्य का अक्षर देखेंगे। तो यहाँ पर है आया हुआ है। तो है के लिए हमको यह क्लियर हो गया कि यह वर्तमान काल का है। ठीक है, पहला छांट लिए कि वर्तमान काल का है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन भूतकाल है, ये तो कैंसिल हो गया। दूसरा है संदिग्ध वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, वर्तमान। ठीक है, 3 को बचा। अब देखिए राम बाजार जाता है, राम बाजार जाता है, जिसमें ता है, ते है, ती है रहेगा। तो ये देखिए सामान्य बात कह रहा है। क्या कह रहा है? सामान्य चीज कह रहा है कि राम जाता है। ठीक है, तो ये सामान्य वर्तमान काल में आएगा। किसमें आएगा? सामान्य वर्तमान काल में आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया सामान्य वर्तमान काल, यानी जिसमें कुछ हम बता रहे हैं सिर्फ कि ये करता है वो करता है, बताना हो गया, तो वो सामान्य में चला जाता है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। श्याम पत्र पढ़ लिया है, श्याम पत्र पढ़ लिया है, यह किस प्रकार के काल का उदाहरण है? ठीक है, देखिए सबसे पहले हम लोग क्या बताए थे कि पहचानेंगे कि ये काल, तो सबसे पहले है लगा हुआ है लगा हुआ मतलब वर्तमान काल होगा। क्लियर, और यहाँ पर जो ऑप्शन दिया है चारों वर्तमान काल का है, ये तो ठीक है चारों। अब इस चारों में से कौन होगा? सामान्य होगा, पूर्ण होगा, संदिग्ध होगा, अपूर्ण होगा, कौन होगा बताना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। प्रश्न को पढ़िएगा, एकदम क्लियर हो जाएगा। श्याम पत्र पढ़ लिया है, इस वाक्य से क्या पता चल रहा है? इस वाक्य से पता चल रहा है कि श्याम पत्र पढ़ लिया, यानी श्याम ने पत्र पढ़ने का काम पूरा कर लिया है। श्याम पत्र पढ़ने का काम पूरा कर लिया है, एकदम पूरा कर लिया। ये पढ़ लिया है मतलब खत्म कर लिया है, पूरा कर लिया है। ठीक है, तो जिसमें लगे कि काम पूरा हो गया है, पूरा मतलब कि काम पूर्ण हो गया है, जो करना था वो कंप्लीट कर लिया है। तो जिस वाक्य को पढ़ने बाद लगे कि काम पूरा हो गया है, काम पूर्ण हो गया है, तो उसको बस लगा देना है। ये है वर्तमान काल, पहला तो वर्तमान काल है, और काम पूरा हो गया है तो पूर्ण वर्तमान काल हो जाएगा। ठीक है, पूरा हो गया है तो पूर्ण वर्तमान काल हो जाएगा। तो पूर्ण वर्तमान काल बी में है, तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा ना, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, क्योंकि पढ़ने का काम पूरा कर लिया है। ठीक, तो जिसमें ऐसा लगे कि पढ़ने का काम कोई भी काम पूरा हो गया हो तो उसको पूर्ण में डालिएगा। जिसको वाक्य को पढ़ने के बाद आपको समझ में आए कि काम अभी पूरा नहीं हुआ है तो उसको अपूर्ण में डालिएगा, और जिसमें लगे कि संभावना है तो उसको संदिग्ध में डालिएगा। ठीक है, संदिग्ध में डालिएगा। क्लियर, तो ये पूर्ण वर्तमान काल है। चलिए अगला देख लीजिएगा। सोनू पत्र लिख रहा है, यह किस प्रकार के काल का उदाहरण है? ठीक है, सामान्य, पूर्ण, अपूर्ण या कोई नहीं। क्लियर, देखिए अभी आपको बताए थे कि सबसे पहले है, इसका मतलब वर्तमान काल है, तो ये तीनों वर्तमान काल है। क्लियर है। अब देखिए कि काम किस प्रकार का हो रहा है, तो यहाँ पर स्पष्ट देखिए, सोनू पत्र लिख रहा है, पत्र लिख रहा है, पत्र लिखने का काम पूरा नहीं है, अभी चल रहा है, यानी पत्र लिखने का काम पूरा नहीं हुआ है, मतलब काम क्या है इसका? अपूर्ण है, अभी इनकम्प्लीट है, अपूर्ण है। सोनू पत्र लिख रहा है मतलब अभी काम करिए रहा है, काम पूरा नहीं हुआ है, काम पूरा नहीं होने का मतलब अपूर्ण है। तो जिसमें अपूर्ण रहेगा तो उसको अपूर्ण वर्तमान काल में डालिएगा, इसलिए राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, अपूर्ण वर्तमान काल। क्लियर, चलिए अगला देखिएगा। निम्न में से कौन शिक्षण कुशलता से संबंधित है? निम्न में से कौन शिक्षण कुशलता से संबंधित है? श्यामपट्ट पर लिखना, प्रश्नों को हल करना, प्रश्न पूछना, यह सभी। ठीक है, तो शिक्षण कुशलता के लिए ये सभी चीज़ें राइट आपका यहाँ पर काम करती है। ठीक है, एक अभिभावक आपसे मिलने के लिए विद्यालय में कभी नहीं आता है, आप क्या करेंगे बताइए? प्रश्न आया हुआ था कि एक अभिभावक आपसे मिलने के लिए विद्यालय कभी नहीं आता है, आप क्या करेंगे? बच्चा की उपेक्षा करेंगे, अभिभावक को पत्र लिखेंगे, आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे, बच्चों को दंड देना शुरू करेंगे। ठीक है, यदि कभी नहीं आ रहा किसी का बच्चा का गार्जियन, तो
तो आप उनसे मिलने के लिए स्वयं जाएंगे, जिससे कि वो आना शुरू कर देंगे। सबसे अच्छा आंसर यही होगा। बच्चों को जिज्ञासा शांत करनी चाहिए। बच्चों को जिज्ञासा शांत करनी चाहिए पूछेगा प्रश्न जब शिक्षक फुर्सत में होगा, जब विद्यार्थी फुर्सत में होगा, कुछ समय के बाद होगा। अगला है तत्काल, जब विद्यार्थी के द्वारा जिज्ञासा की गई होगी। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर जो होगा तत्काल। जिस समय विद्यार्थी आपके द्वारा जिज्ञासा कोई चीज़ किया है, आपको उसी समय बताने से उसकी जिज्ञासा क्या हो जाती है, शांत हो जाती है। ठीक है, तो बच्चों की जिज्ञासा शांत करनी चाहिए कब, तो तत्काल, प्रेजेंट में, एकदम तुरंत, जब विद्यार्थी के द्वारा कोई जिज्ञासा की गई होगी। ठीक है, हो सकता है कि आपको नहीं पता हो तो उसके 1-2 मिनट 4 मिनट आप कहीं से देख करके भी उसको बुला करके बता देना है आपको। ठीक है, तो ये तत्काल ही करना है जब विद्यार्थी के द्वारा जिज्ञासा उत्पन्न की गई हो। ठीक है, तो इस तरह से आप देखिए यहाँ पर सारे चीज़, हिंदी, इंग्लिश, सीडीपी, मैथ, एसएसटी, साइंस, सब की तैयारी आपको इसी तरह से हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से करवाया जा रहा है। तो आप सभी जुड़ करके यहाँ से पढ़ सकते हैं। परीक्षा की घोषणा बहुत जल्द होने वाली है। वीडियो के अंत तक जुड़े रहें। सभी को धन्यवाद।